एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस एमके विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जीडी की तैयारी जो चल रही होगी अच्छे से आपकी। दिसंबर खत्म ही होने वाला है, 5-6 दिन है और पूरा जनवरी है आपके पास, 1 महीना, यानी कि लगभग 40 दिन। तो हम हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे क्रिया। सर्वनाम पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, विशेषण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम क्रिया, है ना। क्रिया में अगर देखें हम तो जो एनसीईआरटी का 10th क्लास तक होता है हिंदी, इसमें क्रिया जब हिंदी 10th में पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो उसमें केवल सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ाया जाता है, उतना डिटेल नहीं है। लेकिन ये कंपटीशन लेवल का हिंदी है। भले भले एसएससी जीडी यहाँ पे लिखा हो, लेकिन आप कोई भी स्टेट का जो एग्जाम है हिंदी, उसके लिए भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दोहराए नहीं है, उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी आज शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज है ना। चलिए शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में क्रिया, क्रिया कहाँ है, तो क्रिया 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 यहाँ पे है। क्रिया कहाँ पे, यहाँ पे। क्रिया से देख लेते हैं हर साल क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो क्रिया से एक प्रश्न 2023 में, एक 0 से एक प्रश्न 24 में और 0 से एक प्रश्न 25 में, यानी कि पूछे गए हैं, है ना, पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रिया कहाँ से आया, तो क्रिया एक विकारी शब्द है, ये तोड़ के बनता है। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द 2 भाग में टूटता है, विकारी, अविकारी। और विकारी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो कि हम तीनों पढ़ चुके हैं। और लास्ट पढ़ेंगे हम क्रिया, जो कि ये क्या है, तो विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, तो विकारी शब्द है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्रिया। क्रिया है क्या, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो क्रिया है क्या। क्रिया बोलचाल की भाषा में क्रिया को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, है ना। परिभाषा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो क्रिया को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे कि क्रिया को जो किसी, अगर क्रिया को बोल कि जिस शब्द से किसी क्रिया या फिर किसी भी कार्य होने का बोध करता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी भी काम, यानी कि हम जैसे काम कर रहे, आपके सामने खाना रखा हुआ है, तो आपके सामने खाना रखा हुआ है लेकिन उसको आप छू नहीं रहे हैं, तो जब तक खाइएगा नहीं तब तक वो खाना क्रिया कैसे होगा। आपके सामने खाना रखा है और आप चुपचाप बैठे हैं कि हाँ हमारे मुंह में अपने आप खाना अंदर चला जाए, तो ये नहीं होगा। आपके सामने रखा है तो उसको खाना होगा, तो वो खाना आपका हो गया क्रिया। खाना, टहलना, जाना, पहनना, है ना। तो ये सब एक चीज समझे हम कि खाना, टहलना, जाना, पहनना, उड़ना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है ना। तो क्रिया क्या है कि हम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द से किसी भी कार्य का होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे कि जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य का जिस शब्द से किसी किसी कार्य का होना किसी कार्य का होना किसी कार्य का होना किसी कार्य का होना क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, तो क्या करता है, खाना को खाता है। क्या करता है, खाना खाता है। तो ये खाता वर्ड कौन सा हो गया, क्रिया। नहीं, खाना वर्ड हो गया क्रिया। खाता वर्ड तो संज्ञा हो गया ना, तो खाना वर्ड हो गया क्या, क्रिया। जब तक खाना खाएंगे नहीं तब तक ये क्रिया आपका आगे बढ़ेगा नहीं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो। राम जाता है तो जा रहे तो उसका काम है राम जाना का, राम के जाने का। वह खाना खा रहा है तो उसका काम है खाना खाने का। जब तक वो खाना खाएगा नहीं तब तक क्रिया का काम होगा नहीं, तो क्रिया कहलाएगा नहीं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना का बोध कराता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया एक विकारी शब्द भी है, इसको भी एक नोट करके आप लिखिएगा कि क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। विकारी अब मतलब क्या होता है कि विकारी शब्द तो बोल दिया, लेकिन विकारी मतलब होता क्या है, तो विकारी मतलब होता है कि जो लिंग वचन कारक में आसानी से टूट जाए। जो लिंग वचन कारक, जो विकारी शब्द क्या है, तो क्रिया विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है। काल, लिंग वचन कारक काल
काल के अनुसार इसको मिटाते हैं हम, अनुसार परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं हम क्या, अनुसार परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द। तो संज्ञा क्या है, एक क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है, क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। यहाँ पे कहलाती वहां पे मिट गया था, यहाँ पे लिख रहे हैं कहलाती है। तो क्रिया क्या है कि जिस शब्द से किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाता है तो वो खाना खा रहा है तो क्रिया हुआ। उसके बाद क्रिया भी क्या है, तो एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। जो क्रिया मतलब जो विकारी शब्द है वो क्या होता है, तो जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए। जैसे मैंने कहा लड़का, ठीक, लड़का, तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़कों भी बोल सकते हैं, लड़के भी बोल सकते हैं ना, तो लड़की से लड़कियों भी हो जाएगा। तो वो कारक के बहुवचन के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लिंग बोलेंगे और विकारी शब्द बोलेंगे कि जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो परिवर्तन होते रहता है उसी को हम विकारी शब्द बोलते हैं। और क्रिया क्या है, तो विकारी शब्द है, यानी कि क्रिया उस सब के अनुसार चेंज होगी, हाँ होगी। जैसे अगर बोले कि वह खाना खाता है, अगर यहाँ पे लड़की लिखे तो वह खाना खाती है, जस्ट कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो गया, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं कि जो क्रिया लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसी को क्रिया कहते हैं और उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक चीज और नोट कीजिएगा इसमें कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे में लिखते हैं क्रिया के मूल रूप को, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं बहुत, हाँ, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये धातु है क्या, मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। अब ये धातु है क्या, है ना, ये धातु है क्या, तो धातु है क्या, आइए इसको समझते हैं। धातु है क्या, तो मैंने एक यहाँ पे एक नोट्स बनाइएगा छोटा सा। जैसे लिखिएगा पहले धातु, पहले लिखिएगा धातु, उसके बाद लिखिएगा प्रत्यय, सब बताएंगे अभी कि क्या क्या होता है प्रत्यय। उसके बाद लिखिएगा क्रिया, उसके बाद लिखिएगा क्रिया, ठीक। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, हाँ ठीक। अब ये प्रत्यय और धातु होता क्या है, तो प्रत्यय एक छोटे से हिंट के लिए आपको बता दूं कि प्रत्यय है वो शब्द के लास्ट में लगता है, शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। जैसे अगर हम दौड़ में अगर मान लेते ये दौड़ है, ठीक, और दौड़ में अगर प्लस हम ना कर दे तो ना, ये जो वर्ड है ना इसको हम प्रत्यय बोलेंगे। अगर वहीं पहले जो दौड़ लग जाता तो दो जो है वो उपसर्ग हुआ। ये उपसर्ग और प्रत्यय उस टाइम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी फिलहाल जानकारी के लिए कि जो शब्द में लास्ट में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं और पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर धातु लिखे, अगर यहाँ पे धातु लिखे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दौड़, पहले क्या लिखेंगे दौड़, इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे ना, इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे ना, तो अब हमारा क्रिया क्या हो जाएगा, दौड़ना। इसी को बोलते हैं क्या कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं, तो ये लीजिए आपका धातु ये रहा कि अगर मैंने वहां यहां से बनाया कि चल प्लस ना यानी धन ना भी इसको कभी कभी बोलते हैं, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, चलना, है ना, चलना, कहाँ चलते हो, चलना, है ना। अगर मैंने बताया एक चीज और, पढ़, इसमें लगा दिया मैंने, इसमें पढ़ होगा, इसमें धन ना लगा दिया, प्रत्यय ना लगा दिया, तो इसका क्रिया हो जाएगा पढ़ना, है ना। तो हमारा क्रिया कौन सा होता है, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, करना, जाना, आना, है ना। तो क्या हो गया क्रिया। लेकिन क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। और धातु किसे कहते हैं, तो ये धातु इसे कहते हैं। इसमें प्रत्यय ना लगाकर जब हम क्रिया बनाते हैं, इसमें प्रत्यय ना लगाकर इसमें क्रिया बनाते हैं, तो उसी को क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा कि क्रिया क्या है, तो क्रिया एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रिया क्या है, तो किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाती है और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ये आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्या। अब तो ये क्रिया हो गया, लेकिन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं वो तो बताना होगा ना, कि क्रिया के कितना कितना भेद होते हैं। अब तो 10वां तक पढ़े तो होंगे कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, खाली हम 2 गो भेद जानते हैं, सकर्मक और अकर्मक, बाकी कौन बताएगा।
हम बताएंगे। आइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं, चलिए यहां से देखते हैं कि क्रिया के होते हैं दो भेद। दो प्रकार में ये टूटता है, हालांकि उसमें भी भेद होंगे, दो भेद में टूटता है। जैसे पहला का अगर लिखेंगे, पहला अगर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं ये कर्म के आधार पर, है ना, कर्म के आधार पर तो दो होंगे ना, तो सकर्मक और अकर्मक। पहला यहाँ पे स्टार देखे लिखिएगा, हिंदी में क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। ठीक, आगे अब क्या होगा, एगो तो एक और होगा प्रयोग और रचना के आधार पर, प्रयोग बोले या फिर संरचना बोले, जाओ कोई बुला रहा है, संरचना बोले तो प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने होते हैं, तो ये तो होते हैं बहुत सारे क्रिया। अगर ये प्रयोग और संरचना के आधार पर देखें तो 5, 6, 7, 8 बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मुख्य क्या होंगे, तो मुख्य कितने होंगे, तो मुख्य होंगे 5, मुख्य कितने होंगे 5, और ये कितने होंगे, मुख्य 2। अब इसको जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें अगर देखेंगे तो इसमें पहला जो होता है क्रम के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है, अकर्मक क्रिया, है ना। ये होता है क्रम के आधार पर। 10वां तक आपने इतना ही पढ़ा होगा। इसके बाद प्रयोग के आधार पर जो 5 होते हैं, वो 5 कौन कौन से होते हैं, हालांकि इसमें तो मैंने बोल रहा कि इसमें तो बहुत होते हैं, कम से कम इसमें 10 हो जाएंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो शॉर्ट चीज है, सिलेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ के एग्जाम दे के सेलेक्ट होके आएंगे, तो वो 5 चीज जो मुख्य है वो हम पढ़ेंगे। हालांकि वो भी पढ़ेंगे जो जिसके लिए अगर एग्जाम में नहीं पूछा था, बस केवल आप जानकारी रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 5 ही पढ़ेंगे जो 5 प्रकार के होते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। जैसे पहला अगर बोलेंगे, पहला होता है नाम धातु क्रिया, पहला होता है नाम धातु क्रिया, उम्मीद है आपने सुना होगा, नाम धातु क्रिया। दूसरा होता है ये प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। और तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और चौथा होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, एक मिनट, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और एक अंतिम जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, है ना। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रेरणार्थक नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये प्रयोग और संरचना के आधार पर होते हैं, लेकिन क्रम के आधार पर कितने होते हैं, तो सकर्मक और अकर्मक। हालांकि इसमें भी बहुत सारे भेद होंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, पहले करेंगे सकर्मक, फिर अकर्मक, फिर इन सब पर आएंगे, है ना। तो पहले करते हैं असकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पहले स्टार्ट करते हैं। तो सकर्मक क्रिया है क्या, सकर्मक क्रिया है क्या, तो इसमें ना एक छोटा सा जुगाड़ भी हम बताएंगे, जुगाड़ बताते हुए चलेंगे कि सकर्मक क्रिया में एक जुगाड़ है कि इसमें क्या लगा के सवाल कीजिएगा। अगर आपको जवाब मिल गया तो समझिए सकर्मक क्रिया है, और जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है। जैसे अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो वो क्रियाएं, अगर इसमें इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि वो क्रियाएं, वो क्रियाएं जिसमें क्या लगाकर, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से जवाब मिले, जवाब मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए
ये परिभाषा पे समझ में आएगा, इसे एग्जाम्पल में देखेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। सकर्मक क्रिया कहते हैं वो क्रियाएं जिसमें क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, क्या लगाकर सवाल पूछेंगे ये। हालांकि अगर डिफिनेशन देखें तो इसका बहुत लंबा चौड़ा होगा कि क्रियाक्रम के अनुसार, कर्ता के अनुसार, मतलब डिफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा होगा। अगर याद करने जाए कॉपी किताब में देखेंगे तब, लेकिन हम ऐसा चीज पढ़ेंगे जो एकदम हमेशा के लिए याद हो। यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा क्या हो गया कि वो क्रियाएं जिसमें क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, और अकर्मक क्रिया में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि वो क्रियाएं जिसमें क्या लगाकर प्रश्न पूछने से अगर जवाब ना मिले तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे इसमें, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि वह, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है जी? तो वह किताब पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। अरे बोल तो रहे क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। आप तो क्या लगाकर प्रश्न पूछते रहे हो कि वह क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, जवाब मिल रहा है ना। एक चीज और, क्या और किसको ये लगाएंगे हम बाद में, अभी कंफ्यूजन नहीं हो गया कि क्या लगाते हैं। हम तो दूसरा जगह पढ़े तो वो मास्टर बताया था कि किसको भी लगा के सवाल पूछना है, लेकिन नहीं, ये अभी केवल इसमें क्या रखिए, और क्या और किसको जो आएगा वो आगे हम बताएंगे, कंफ्यूज ना होइए। तो क्या लगाकर सवाल पूछे कि वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो हमारा जवाब मिल रहा है कि नहीं, ये सकर्मक क्रिया है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें कि वह सुबह दौड़ता है, वह सुबह दौड़ता है। चलिए इसको बताइए ये कौन सा क्रिया हुआ, वह सुबह दौड़ता है। तो इसमें सवाल लगाकर पूछेंगे कि क्या दौड़ता है? वह सुबह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिला। वह सुबह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? अरे उसका तो जवाब ही नहीं मिल रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ, हालांकि ये जाएगा वो अकर्मक क्रिया में जाएगा। तो अकर्मक और सकर्मक में कैसे छाटेंगे वो हम बता दे रहे हैं कि क्या लगाकर सवाल पूछने से अगर जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया, जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे इसमें देखिए कि वह सुबह दौड़ता है, क्या दौड़ता है? क्या दौड़ता है? अगर पूछेंगे कैसे दौड़ता है तो हाँ स्पीड दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, ये बात होगा। किसको क्या लगा, कैसे लगाने से, लेकिन हमको पूछना है क्या लगाकर कि क्या दौड़ता है, तो जवाब नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया हो गया, है ना। तो क्या लगाकर सवाल पूछने से एक छोटा सा एग्जाम्पल तौर पर हम बताएंगे कि कौन कौन से होंगे। जैसे कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये पीला कलर नहीं दिख रहा होगा, ब्लू दिखता है ज्यादा ना, ब्लू आपको दिखता है ज्यादा क्योंकि ब्लू गाढ़ा हो जाता है इसमें। तो सकर्मक क्रिया, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जिसमें क्या लगाकर जवाब मिले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, अगर देखें तो सकर्मक क्रिया जो अगर बोलेंगे तो क्या होगा, पढ़ना हो गया, हाँ किताब पढ़ता है। लिखना हो गया, लिखना में भी बहुत सारा आएगा, क्या क्या लिखेगा? निबंध लिखेगा, कहानी लिखेगा, है ना। लिखना, फिर खाना, खाना में क्या क्या खाना? बहुत सारा खाना, नाश्ता खाना, डिनर खाना, बहुत बहुत प्रकार का खाना होता है। पढ़ना, लिखना, खाना, है ना। जाना, कहाँ जाना? कॉलेज जाना, स्कूल जाना। तो क्या लगाकर सवाल पूछने से अगर जवाब मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे और कुछ बताएं इसमें, बनाना, बनाना भी बता सकते हैं। बनाना मतलब केला वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब कुछ भी, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, खाना बनाना, है ना। तो लास्ट में हम लेंगे ETC, यानी कि अपना बपोतिया ETC। ETC मतलब पता है ना, इत्यादि, यानी कि इसके आगे और भी हो सकते हैं, आदि या फिर इत्यादि, यानी कि इसके आगे और भी हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, बनाना, है ना, बहुत सारा होंगे। तो वो होंगे सकर्मक क्रिया। वो क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो गया ये सब। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। आइए उन लोगों को जान लेते हैं। अभी अकर्मक क्रिया लास्ट में बताएंगे, पेंडिंग है भी वो। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे ना। सकर्मक क्रिया के दो भेद, वो दो भेद कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। जैसे पहला अगर बताएंगे तो पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया,
द्विकर्मक और एक कर्मक, द्विकर्मक और एक कर्मक। कमेंट में बताइएगा कि ये सब जो आप 10वां क्लास तक जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो क्या ये सुनने को मिला था, देखने को मिला था? अब केवल सकर्मक और अकर्मक जानते हैं, उसके अंदर भी भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। अभी द्विकर्मक के भी अंदर भेद मिलेगा आपको, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब एक कर्मक द्विकर्मक क्या होता है? एक कर्मक द्विकर्मक अगर डिफिनेशन देखें इसका, तो एक कर्मक द्विकर्मक का पहला देखेंगे, एक कर्मक कभी ज्यादा पतला हो जाता है, कभी ज्यादा मोटा हो जाता है ना। एक कर्मक, एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म हो। एक कर्मक का मतलब ही होता है, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो एक कर्मक का मतलब होता है कि जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो। एग्जाम्पल में बताएंगे कि जिसमें एक कर्म हो। यहाँ पे एक कर्मक लिखा है, एक कर्मक यानी कि एक कर्म, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। एक कर्म यानी कि एक कर्म की, जिसमें एक कर्म की बात की जाए, वो होता है हमारा कौन सा क्रिया, तो एक कर्मक क्रिया, वो होता है एक कर्मक क्रिया। जैसे बोलेंगे कि वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। तो क्या पीता है, जवाब क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, क्या पीता है, दूध पीता है। क्या पीता है, दूध पीता है, यानी कि एक जवाब मिला, क्या पीता है, दूध पीता है ना। क्या पीता है, तो दूध पीता है, तो ये कर्मक क्रिया, एक कर्म हुआ। अगर बात नेक्स्ट अगर दूसरा देखेंगे हम, तो उसमें द्विकर्मक लिखा हुआ, यानी कि इसमें दो कर्म होना चाहिए, जब उसमें एक कर्म था तो इसमें द्विकर्म होना चाहिए। उसको भी देखेंगे कि द्विकर्म होता कैसे है। जैसे इसमें द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, है ना। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है, दो कर्म होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें दो कर्म होते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। अब एग्जांपल में समझाइए कि कैसा होता है दो कर्म। तो मैं एग्जांपल में समझाऊंगा कि गुरुजी ने, एक पे एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल यहाँ पे है, गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी पढ़ाया। तो इसमें छाटेंगे कि अब दो कर्म कहां से है, इसमें दो कर्म कौन कौन सा है ना। तो इसमें छाटेंगे कि दो कर्म कौन कौन सा है। तो गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को। क्या पढ़ाया, हिंदी। तो दो कर्म तो आ गया, एक हिंदी आपका पढ़ाना क्रिया आ गया, है ना, कर्म आ गया, और किसको पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया। यानी कि क्या पढ़ाया, तो हिंदी पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया। हाँ, पहला बताए थे ना, पहला पेज में बताया था ना, क्या और किसको से सवाल कर रहा है, तो इसी में करना है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना के लिख लीजिएगा, हमारे पेज में जगह नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा कि क्या और किसको से सवाल करने पर, क्या और, हालांकि ये वहां पे होगा, है ना, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, वहां पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा सा नोट्स बना के एक, क्या या किसको, क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर, क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर यदि जवाब मिले, यदि जवाब दोनों से मिले, सॉरी, यदि जवाब दोनों से मिले, यदि जवाब दोनों से मिले, यदि जवाब दोनों से मिले तो द्विकर्मक क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया। और यदि, ये ट्रिक है आपका, एकदम शानदार जुगाड़ है आपका, इसी से आपका सारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये आपका जुगाड़ है, ये जुगाड़ लिख लीजिए। तो द्विकर्मक क्रिया, और यदि जवाब एक से मिले, यदि जवाब
जवाब दोनों में से, दोनों मतलब वही क्या और किसको, दोनों में से किसी एक से जवाब मिले, किसी एक से जवाब मिले, किसी एक से जवाब मिले, किसी एक से जवाब मिले तो एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। कहलाएगी, है ना। तो ये नोट बना के लिख लीजिएगा आप। हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं था, फिर भी हमने किसी न किसी तरह से हटा लिया। आप एक बार पढ़ लेते हैं। तो जुगाड़ क्या है, क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर यदि जवाब दोनों से मिले तो द्विकर्मक क्रिया, और एक से मिले तो एक कर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको कि गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को। किसको पढ़ाया? छात्रों को। क्या पढ़ाया? हिंदी। तो यहाँ पे क्या का जवाब मिल रहा है? क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया छात्रों को। और किसको पढ़ाया? तो छात्रों को, है ना। क्या पढ़ाया? तो हिंदी पढ़ाया, लेकिन किसको पढ़ाया? तो छात्रों को पढ़ाया। तो दोनों का जवाब मिल रहा है। क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। तो दोनों को जवाब मिल रहा है। यहाँ पे वह दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। किसको पीता है? किसको पीता है? दूध को पीता है। तो हम, मेरा कहने का मतलब क्या और किसको, दोनों में से किसी एक का जवाब आना चाहिए। यहाँ तो दोनों से जवाब आ रहा है। तो क्या पीता है? तो दूध पीता है। किसको पीता है? तो दूध को पीता है। ये हमारा मैच नहीं करता। केवल क्या पीता है? दूध पीता है। यानी कि दोनों में से किसी एक से जवाब मिले तो एक कर्मक क्रिया, और दोनों से जवाब मिले तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे छात्रों ने गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, है ना। तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, है ना। गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। राम ने श्याम को कार बेची। एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे जगह नहीं है। तो राम ने श्याम को कार बेची। किसको बेची? राम ने श्याम को कार बेची। किसको बेची? श्याम को बेची। क्या बेची? कार बेची। तो दोनों से जवाब आ रहा है, वो भी द्विकर्मक क्रिया हो गया। जहां पे दो क्रम हो, जहां पे दो क्रम हो उसी को कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो आशा करते हैं कि ये जो एक कर्मक और द्विकर्मक समझ में आ गया होगा। आगे पेज खाली नहीं है। एक कर्मक और द्विकर्म, इसमें थोड़ा सा और नोट्स बना के लिखिएगा कि ये जो क्या और किसको है ना, ये मुख्य क्रम और गौण क्रम, इसको भी दो भेद में बांटते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा, है ना, पेज ले लेते हैं एक मिनट कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ से, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक नोट्स बना के लिखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। द्विकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। द्विकर्मक क्रिया के भेद। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अभी देखिएगा कैसे दो भेद होते हैं इसके। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम ने श्याम को कार बेची। राम ने श्याम को कार बेची। राम ने श्याम को कार बेची। तो अब आप तो सब जानते हैं कि क्या और किसको से सवाल पूछने पर जो जवाब मिले तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बेची? तो क्या बेची, कार बेची, तो ये क्या का उत्तर दे रहा है। किसको बेची? तो श्याम को बेची, है ना। किसको बेची? तो ये श्याम को बेची। तो दोनों से उत्तर आ रहा है। तो यानी कि ये हो गया हमारा द्विकर्मक क्रिया। लेकिन जो इसके भेद बोले वो कौन सा बोले, तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके दो भेद भी होते हैं। क्या क्या होता है? एक गौण क्रम, एक मुख्य क्रम। एक होता है गौण क्रम, एक होता है मुख्य क्रम। जिससे पहला होता है गौण क्रम, और दूसरा होता है मुख्य क्रम। दूसरा क्या होता है? मुख्य क्रम। दूसरा क्या होता है? मुख्य क्रम। अब ये गौण क्रम और मुख्य क्रम क्या होता है जी? तो क्या होता है कि क्या और किसको, यही दोनों से ही रिलेटेड, ये दोनों में है। क्या और किसको, यही दोनों से रिलेटेड इसमें है कि किसको लगाकर यदि किसको से जवाब मिले तो उसे गौण क्रम कहते हैं। यदि किसको से जवाब
मिले, जवाब मिले। और इसमें यदि क्या से जवाब मिले, यदि क्या से जवाब मिले, है ना, जवाब मिले। तो गौण क्रम और मुख्य क्रम क्या क्या होता है कि यदि क्या से जवाब मिले और किसको से जवाब मिले। जैसे राम ने श्याम को कार बेची, किसको बेची, श्याम को बेची। क्या बेची, कार बेची। तो क्या बेची वो हो गया गौण क्रम, और ये किसको बेची तो हो गया मुख्य क्रम। ये कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है। तो ये जो क्या जो हो गया, ये जो क्या जो हो गया वो क्या हो गया, मुख्य क्रम। ये क्या हो गया हमारा मुख्य क्रम। एग्जाम्पल में दे देगा और पूछेगा कि गौण क्रम और मुख्य क्रम क्या है ना। तो मुख्य क्रम, मुख्य क्रम। और दूसरा जो है किसको बेची, तो इसको बोलते हैं हम गौण क्रम। इसको क्या बोलेंगे हम, गौण क्रम। इसको क्या बोलेंगे हम, गौण क्रम। तो किसको बेची और क्या बेची, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि किसको बेची, श्याम को बेची, हो गया गौण क्रम। क्या बेची, तो कार बेची, है ना, तो हो गया मुख्य क्रम, है ना। तो ये हो गया मुख्य क्रम। यहाँ पे 2 गो चुंदी होगा, है ना, गौण क्रम। तो किसको बेची, श्याम को बेची, क्या बेची, कार बेची। द्विकर्मक क्रिया, सबसे पहले सकर्मक क्रिया, क्रिया के 2 भेद क्रम के अनुसार, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जिसमें 1 क्रम होता है, द्विकर्मक जिसमें 2 क्रम होता है। और उसमें क्या लगाकर अगर सवाल पूछने से जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया, ना जवाब मिले तो अकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक और द्विकर्मक में 1 क्रम होता है। जैसे राम ने दूध पिया, तो केवल 1 क्रम। द्विकर्मक, गुरुजी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो एक पढ़ाना एक हिंदी, तो ये हो गया 2 क्रम। द्विकर्मक के भी 2 भेद, गौण क्रम, मुख्य क्रम। गौण और मुख्य क्या है, तो राम ने श्याम को कार बेची, किसको बेची, श्याम को बेची। क्या बेची, कार बेची। तो ये जो क्या वर्ड हो गया ये मुख्य क्रम, और किसको बेची ये हो गया गौण क्रम। ये था सकर्मक और का डिटेल। अभी अकर्मक हम पढ़े भी नहीं है, तो ये केवल सकर्मक का डिटेल है। अब अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया कुछ छोटा नहीं है, बस इतना ही सा है। कहाँ पे था, ये पे यही था, है ना। तो अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है, हमने तो अभी सकर्मक क्रिया पढ़ा ना, तो अकर्मक क्रिया क्या है आइए देखते हैं। तो वही जिसमें क्या लगा का जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्या लगाकर जवाब, सॉरी, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से, क्या लगाकर प्रश्न पूछने से जवाब ना मिले तो उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। जवाब ना मिले अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। एग्जाम्पल में देखेंगे क्या लगाकर सवाल पूछेंगे। हालांकि एक एग्जाम्पल मैंने सकर्मक क्रिया में ही अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बताया था। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि वह दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है, क्या लगाकर सवाल पूछेंगे ना, क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, क्या दौड़ता है, जवाब नहीं मिला, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, किसको तो पूछना ही नहीं है, क्या दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है, आपको पास जवाब मिला, नहीं मिला, तो यानी कि ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। और सवाल पूछेंगे कि, और सवाल कैसे पूछे कि क्या दौड़ता है ना, क्या खाता है, तो खाना तो क्रिया हो जाए, खाना सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे बहुत कुछ खाना रहेगा, चावल, दाल, भात, पूरी, तरकारी, है ना, तो बहुत चीज खाना रहेगा। तो वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है, वह रखता है, क्या रखता तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, है ना। तो उसके बाद क्या, वह भागता है, एग्जाम्पल लिखिए, वह भागता है, तो क्या भागता है, आपके पास जवाब है, क्या भागता है, कुछ नहीं, हमको नहीं पता। तो जिससे जवाब ना मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख लेके अकर्मक क्रिया के भेद, है ना। तो क्या हो गया, तो एक हो गया दौड़ना, एक हो गया भागना, एक हो गया क्या, दौड़ना, भागना, करना, बहुत सारा होगा इत्यादि। अकर्मक क्रिया में बहुत सारे होंगे, दौड़ना, भागना, करना, रेंगना, क्या रेंगना, चलना, क्या चलना, है ना, बहुत सारा होगा, रेंगना,
रेंगना, चलना, उठना, उठना, बैठना, बहुत सारे होंगे। उठना, बैठना, क्या बैठना, है ना। और जब नहीं हमको पता तो ETC अपन बपोतिया, ETC। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, क्या लगाकर सवाल पूछेंगे, जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया, जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। और अकर्मक सकर्मक क्रिया के कितने भेद, एकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक के कितने भेद, गौण कर्म, मुख्य कर्म, अपने सारा का सारा डिटेल पढ़ लिया। तो आज पता चला ये क्रिया होता है। और क्रिया इतना ही नहीं है, अभी इसके अंदर और है, जो प्रयोग और संरचना के आधार पर अभी तो बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो इस पेज को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि आपको PDF में दिक्कत ना हो, है ना। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक, सकर्मक के दो भेद, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे हम प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर कितने होते थे, हम तो 5 ही बताए थे। कौन कौन, नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक, है ना, इतना बताए थे, बाकी होता तो बहुत सारा है। तो पहला हम चलेंगे नाम धातु, पहला क्या चलेंगे, नाम धातु। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो वह क्रिया शब्द जिसमें प्रत्यय इयाना लगाकर, प्रत्यय इयाना, ध्यान से सुनिएगा कि वह क्रिया शब्द जिसमें प्रत्यय इयाना लगाकर वो वाक्य बनाया जाए तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो मतलब इयाना लगाकर अगर शब्द बनाकर बोध कराती हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कोई डिफिनेशन लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो वो क्रिया शब्द जिसमें विशेषण से बनती हो, जो विशेषण से बनती हो, यानी कि संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ चुके हैं, तो विशेषण अच्छे से समझ में आता होगा कि विशेषण है क्या, लेकिन उतना डिफिनेशन नहीं जाएंगे। जिसमें इसमें इयाना लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसमें इयाना लगाते हैं। कैसे, कि वह क्रिया शब्द, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वह क्रिया, इसमें यही पहला मार लीजिए, इसको पहला है नाम धातु क्रिया। तो वह क्रिया जिसमें प्रत्यय इयाना लगाकर, प्रत्यय इयाना लगाकर, प्रत्यय इयाना लगाकर प्रत्यय इयाना लगाकर सवाल बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, बनाते हैं। इसका एक वही जुगाड़, क्या बोले हम, जुगाड़ या फिर ट्रिक बोले, जिससे हम पहचान सकते हैं, है ना। ट्रिक बोले या फिर जुगाड़ बोले कि इयाना लगाकर, इयाना प्रत्यय लगाकर, इयाना लगा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि पहले होता है बात, हम किसी से हम बात करते हैं नॉर्मल से, अगर इसमें प्रत्यय इयाना लगा दिए, इसमें हम धन इयाना लगा दिए तो हमारा ये बन जाएगा, हमारा ये कौन सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा बतियाना, बतियाना। हमेशा ये जो ता है, अगर ये आ उ की आ की आकार है, इसमें ई धन लगा के जोड़ दिए तो हमारा ये ई हर सही बन जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तब तो डिटेल से इसको बताएंगे कि शब्द संधि विच्छेद होता है। तो बात प्लस इयाना, इयाना क्या हुआ, प्रत्यय, तो बात प्लस इयाना, बात धन इयाना बराबर बतियाना। फिर और एग्जांपल होगा लात धन इयाना, है ना, हमारे गांव में खूब चलता है लात धन इयाना, लात धन इयाना, इसको क्या होंगे, लतियाना, है ना, लतियाना। किसी को हम अगर किसी की माँ या बाप, अगर खासकर बाप, किसी का बाप अगर बाहर घर में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अगर बाहर कमाने के लिए भेजेगा और बेटा बोलेगा ना हम ना जाबो, मर ये डे चौके लाते मुँह के मर, तो उसको बोलते हैं लतियाना, गाँव में लात से मारना। और क्या बोलेंगे, तो बहुत सारा होगा, बतियाना, लतियाना। एक और होगा गरियाना, तो गाली प्लस इयाना, गाली प्लस याना, ये अपसेक्शन है, वो अपवाद है, गाली प्लस याना यानी कि गरियाना। ये अपवाद इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे बात था तो ती बना, लात था तो ती बना, लेकिन यहाँ पे ली है तो री बन गया, यानी कि ये अपवाद है कि गाली प्लस याना, गली नहीं गाली, तो गाली प्लस याना बराबर गरियाना। तो ली का रा कैसे बन गया, अब गलियाना सुनने में अच्छा लगता है, किसी को हम गलिया रहे हैं तो थोथ आदमी बोलेगा किसी को गलियाना, तो गली प्लस याना बराबर गरियाना। तो बतियाना, लतियाना, गरियाना, ये सब हमारे जो वर्ड होते हैं वो नाम धातु क्रिया कहवाती है ना।
बतियाना, लतियाना, गरियाना, हथियाना, किसी का जमीन उमीन हथिया लिए, बहुत सारा वर्ड है। हथी प्लस याना, ई याना, हाथी प्लस याना बराबर हथियाना। किसी का जमीन, जैसे गोतिया भाई में आजकल होता है कि भाई वेला हथियाल को ना दबो, हथियाना, है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड है, हम ईटीसी लगा देंगे, हम नहीं लिख पाएंगे भाई क्योंकि बहुत सारा वर्ड है। गरियाना, लतियाना, बतियाना, हथियाना, किसी को मार पीट के उन्हें फेंक देना, है ना। तो ये नाम धातु क्रिया क्या हुई? तो जिस क्रिया के अंत में प्रत्यय याना लगाकर अगर वो सेंटेंस बना हुआ हो तो उसी को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ट्रिक इसका क्या है? याना लगाकर, याना प्रत्यय लगाकर, और प्रत्यय इसलिए बोल रहे हैं कि प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले में लगता है, तो प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? बात प्लस याना, बतियाना, लतियाना, गरियाना, हथियाना, गरियाना, है ना। तो पहला कंप्लीट हो गया नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट दूसरा क्या था? पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक? दूसरा था प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक नहीं, तो दूसरा था प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक चलेंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ये प्रेरणा वर्ड देख के कुछ लग रहा होगा, प्रेरणा, किसी से प्रेरणा कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि तू हमर कमा कर दे तो हम 10 रुपये देवो। गांव समाज में ऐसा ही होता है कि हमर कपड़ा धो दिन, हमर घर ने पनिया न खावे, हमर कपड़ा धो दिन तोरा एक कपड़ा, एक पेंटवा 10 रुपये देवो, एक शर्टवा 5 रुपये देवो, आयरन कर देन, धो देन। तो किसी से काम करवाना, किसी से, अपने आलसी है लेकिन किसी से काम करवाना, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा कर रहे कि उसे कर देन रे, मजबूरी है हमर, कल जाके तोरो कर देवो, कर देन। तो प्रेरणार्थक क्रिया का डिफिनेशन अगर परिभाषा देखें तो क्या लिखेंगे? तो किसी के द्वारा काम करना, करियाना नहीं, अपने काम ना करके किसी और से काम कराना, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अपने काम ना करके किसी और से काम कराना। जब कोई कार्य, इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई कार्य, याद रखिएगा ये डिफिनेशन है, हम उतना लंबा चौड़ा डीप नहीं बता रहे, बस अपने मन से जो आपको याद हो कि जब किसी कार्य ने क्रिया लिखने जा रहे थे हम, जब किसी कार्य को अपने ना करके किसी दूसरे से थोड़ा सा राइटिंग इश्यू है, राइटिंग तो हमेशा जानते हैं लड़का लोग का खराब ही रहता है। तो हाँ, जब किसी कार्य को अपने ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाना, उसी को कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि राधा सीता से पत्र लिखवाती है। इसका एग्जांपल क्या लिखा मैंने कि राधा सीता से पत्र लिखवाती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, यानी किसी दूसरे से काम करवाना। अब राधा किससे काम करवा रही है? तो राधा सीता से काम करवा रही है कि सीता जी पत्र लिख दीजिएगा, हमको लिखना नहीं आता, लिखना आता है कि हमारा रेटिंग जो है वो बहुत खराब है, तो आप लिख दीजिए। तो राधा सीता से पत्र लिखवाती है ना। और एग्जांपल हो जाएगा, मतलब किसी दूसरे से काम करवाना। इतना याद रखिए, इसका ट्रिक क्या रहा, याद रखे कि अपने काम ना करके किसी दूसरे से काम कराना। इसमें दूगो प्रत्यय लगता है। इसमें कौन कौन सा प्रत्यय लगता है? दूगो। प्रथम प्रत्यय जो लगता है उसको कहते हैं प्रथम प्रत्यय। इसका एक ट्रिक देख लीजिए, हालांकि ये ट्रिक ही होगा। द्वितीय प्रत्यय, प्रथम प्रत्यय और द्वितीय प्रत्यय। प्रथम प्रत्यय होता है आना लगा रहेगा, और द्वितीय प्रत्यय होता है वाना। इसमें आना और वाना दो वर्ड लगा रहेंगे, आना और वाना, इसमें दो वर्ड लगा रहेगा। प्रथम प्रत्यय आना, द्वितीय प्रत्यय वाना, इसमें आना और वाना दो वर्ड लगा रहेगा, और दो वर्ड प्रत्यय से अगर शब्द बनता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी से बतियाना, किसी से छुपाना, है ना। किसी से राधा से पत्र लिखवाती है ना वो, तो लिखवाना। तो लिखवाना में वाह आया, यानी कि द्वितीय प्रत्यय आया। एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा कि एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा लिखवाना में द्वितीय प्रत्यय में क्या आया है, द्वितीय प्रत्यय में क्या लगा है? वाना, आना, जाना, माना,
ये सारे ऑप्शन दे देंगे, तो वहां से आपको छांटना होगा कि प्रथम प्रत्यय में आना, द्वितीय प्रत्यय में वाना लगा रहेगा। जैसे बुलाना, अगर एग्जाम्पल लिखे हम तो क्या लिखेंगे, बुलाना, है ना, बुलाना, 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 तो बुलाना में कौन सा आया, आना, यानी कि ये प्रथम प्रत्यय वाला हो गया। और दिलवाना, तो दिलवाना में द्वितीय प्रत्यय हो गया, दिलवाना, है ना, बुलाना, दिलवाना, लिखवाना, बुलाना, दिलवाना, लिखवाना, दीवाना, तेरा दीवाना, लिखवाना। तो ये हो गए हमारे, जितना सारे हो गए ये हो गए प्रार्थना क्रिया, किसी दूसरे से काम करवाना। बुलाना, दिलाना, दिलवाना, दिखवाना, है, नचाना, किसी दूसरे को नचाना, अपने ना नाच कर किसी दूसरे को नाचना, नचवाना, सॉरी, नचवाना, किसी और को नचवाना। फिर पढ़वाना, जैसे अगर मेरा तबीयत खराब हुआ तो हम आपको पढ़वा रहे, तो पढ़वाना। तो ये सारे जितने वर्ड हो गए ये हमारे कौन से हुए, तो ये हो गए हमारे प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि दूसरे से काम करवाना। राधा सीता से पत्र लिखवाती है, नीरज उससे कपड़ा धुलवाता है। तो जितने सारे वर्ड हो गए इसे प्रेरणार्थक क्रिया हो गए। इसमें कौन कौन सा वर्ड रहेगा, एक आना, एक वाना, ये वाना होगा, एक आना, एक वाना, एक आना और एक वाना, है ना, आना और वाना दो वर्ड लगा रहेंगे तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट तीसरा कौन सा था, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा था पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा क्या, तीसरा नंबर यहाँ पे लिखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया है का, तो इसी को यहीं पे आप समझ जाइएगा। पूर्व ये दो वर्ड है, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब होता है, और कालिक, काल यानी कि काल मतलब क्या होता है हमारा, समय। काल मतलब क्या होता है, समय, हमारा काल कैसा चल रहा है, यानी कि समय कैसा चल रहा है। तो पहले समय, जो अगर इसका सीधा सीधी डिफिनेशन क्या बनेगा कि पहले वाला कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना, उसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। जे पूर्व मतलब पहले, और कालिक यानी काल यानी कि समय, जो पहले समय वाला कार्य खत्म होके तुरंत दूसरा काम स्टार्ट कर रहा, उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, है ना, उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि जब पहला काम, जब पहला काम नहीं, कार्य लिखिए, जब पहला कार्य खत्म करके, पहला कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ करना, तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ करना, वो क्या कहलाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि पूर्वकालिक किसे कहते हैं, अरे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल लिखा, आप एग्जाम्पल से इसमें आप बताइएगा कि समझे या नहीं। जैसे इसका क्या होगा कि जब पहला कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा काम कर रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि पंडित जी ने, मैंने एग्जाम्पल लिखा, आपको दिख रहा होगा, पंडित जी ने नहाकर, पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया, पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया। तो इसमें दो कार्य कहां से हुए, तो कौन कौन से हुए, तो पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया, तो पहला कार्य कौन सा हो गया, नहाया। आखिर पहले नहाते हैं उसके बाद ही तो पूजा करवाते हैं, ऐसी तो नहीं बैठ जाएंगे पूजा पर, नहा धो के साफ सुथरा बैठेंगे ना, तो पहले नहाना, तो ये हो गया हमारा प्रथम कार्य। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रथम कार्य, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कार्य। और उसके बाद पूजा करवाना तो इसको बोलेंगे हम द्वितीय कार्य। तो पहला काम खत्म करके तुरंत द्वितीय काम करना, पहला काम खत्म करके तुरंत दूसरा कार्य करना, उसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पहला काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना। पंडित जी ने नहाकर पूजा करवाया, है ना, माँ नहाकर रोटी बनाती है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हुए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि माँ
माँ नहाकर माँ नहाकर खाना बनाती है। माँ नहाकर खाना बनाती है, तो पहले माँ नहाई, उसके बाद खाना बनाई, तो पहले नहाना उसके बाद खाना बनाना। जैसे लिखूंगा कि तुम उठकर, नहीं, तुम नहाकर, चलो तुम नहाकर ट्यूशन या फिर लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी गए। तो पहले क्या किए, तुम उठे, यानी कि अपना घर में ब्रश उरस किए होंगे, तो पहले नहाए उसके बाद पढ़ने गए ना लाइब्रेरी। तो पहला काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना, उसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकाल मतलब होता ही है कि पहले, और कालिक का मतलब समय। तो जो पहला कार्य खत्म करके तुरंत दूसरा काम करे, उसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। हालांकि इसके आगे एग्जाम्पल में समझेंगे कि क्या कैसे क्या होता है। नेक्स्ट चौथा क्या है, चौथा है संयुक्त क्रिया। चौथा क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि मिक्स क्रिया। आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया क्या है, तो जो क्रियाएं, इसका परिभाषा कि जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि मिक्स, संयुक्त यानी कि मिक्स यानी कि दो से अधिक। तो संयुक्त यानी कि दो, जब इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर, दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर वाक्य बनाती है, वाक्य बनाती है, बनाती है, तो वह क्या कहलाएगी, वह संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं अभी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। आइए देखते हैं, जब दो या दो से अधिक कार्य मिलकर वाक्य बनवाती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल कि मोहन के घर, मोहन, एग्जांपल लिखेंगे कि मोहन हमारे घर आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। तो इसमें क्या हो गए, दो हो गए कि मोहन हमारे घर आता जाता रहता है। अब इसमें दो कार्य कहाँ से हुए, तो हमारे घर एक आना एक जाना, आना क्रिया जाना क्रिया, आना क्रिया जाना क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया है ना। आना किसको आना, अकर्मक, आना अकर्मक है कि सकर्मक, पहले ये बताइए। आना किसको आना, मतलब क्या आना, ये तो अकर्मक क्रिया। जाना क्या जाना, ये तो अकर्मक क्रिया हो गया। तो ये अकर्मक क्रिया वो हाँ हो गया, लेकिन आना ये क्या हो गया, हमारा क्रिया है ना, आना या फिर जाना। तो यहाँ पे दो क्रिया आए कि नहीं, एक ही सेंटेंस में दो क्रिया, तो वही बोला है कि दो या दो से अधिक क्रिया। तो दो या दो से अधिक, दो क्रिया तो आया, दो से अधिक क्रिया भी आएगा, तीन क्रिया भी आ सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा कि खाना लेकर खा लो, दूसरा एग्जाम्पल कि खाना लेकर खा लो। तो इसमें बोलेंगे इसमें दो क्रिया कहाँ से, तो इसमें भी दो क्रिया है। कैसे, एक लेकर यानी कि खाना अपने लेना, घर में कोई मम्मी उम्मी नहीं है तो खाना लेना एक, ठीक। तो एक खाना लेना अपने लेना, और एक खाना खाना, तो खाना खाना भी तो क्रिया है हमारा। तो एक तो खाना लेना, एक तो खाना खाना, है ना। एक तो खाना लेना और एक तो खाना खाना, इसमें भी दो क्रिया है। खाना लेकर खा लो, मोहन हमारे घर आता जाता रहता है, मैं खा चुका तो खाना और चुकना ये भी क्रिया, वो पढ़ चुकी तो पढ़ना और चुकना ये भी क्रिया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसका सीधा सीधी सेंटेंस क्या बना कि दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया अगर वाक्य में उपयोग होती हो तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि मिक्स क्रिया। तो दो या दो से अधिक क्रिया, आना जाना लेना खाना पीना नहाना धोना, मेरे घर उसका ना डेली हर रोज नहाना धोना लगा रहता है, देखिए उसके घर पानी की कमी होगी तभी तो मेरा घर नहाना धोना लगा रहता है। तो संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं कि जो क्रिया दो या दो से अधिक
मिलकर वाक्य बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आना जाना, खाना पीना, लगा रहना। नेक्स्ट चलेंगे हम पांचवा क्या है? सहायक क्रिया, और ये लास्ट है ना। पांचवा कौन सा? सहायक क्रिया। उसके बाद हम मुख्य देखेंगे। यह यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया है क्या? तो सहायक से याद आ रहा है, सहायक, सचिव। आप एक वेब सीरीज देखे होंगे, क्या क्या था उसका गांव का नाम? पंचायत। हाँ, पंचायत यानी फुलेरा। तो पंचायत अभी 1, 2, 3 सीजन आ चुका है, 4 भी आ गया है, अब 5 आने वाला है। तो पंचायत में एक सचिव है, अभिषेक त्रिपाठी जिनका नाम है, वो रोल करते हैं। तो एक सचिव है और उनके साथ एक सहायक रहता है। तो एक सहायक जो रहता है तो सचिव जी के हमेशा आगे पीछे वो रहेगा। देखिएगा कि सचिव जी अगर मेन कुर्सी में बैठे हैं तो हमेशा वो बगल वाला कुर्सी में बैठेगा। यानी कि कहने का मतलब उनसे जो, हालांकि सचिव जी सीनियर, उसके बाद वो जूनियर, तो पहले पहले आगे आगे, वो पीछे पीछे ये, यानी कि उनके पीछे पीछे ये लगा रहता है। सचिव जी, अरे सचिव जी खाना खा लीजिए, अरे सचिव जी रिंकी आई है बुला रही है। तो अब बहुत मजेदार वेब सीरीज है, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो सहायक मतलब ही वही होता है कि किसी का सहायक कर रहा, मदद कर रहा। किसी, अगर यहाँ पे अगर वर्ड में आया है तो किसी वर्ड में अंतिम में कोई वर्ड ऐसा लगा दे जो पूरा सेंटेंस एक वाक्य बन गया, तो वो मदद कर रहा है। जैसे अगर इसका अगर परिभाषा पहले देख ले तो क्या देखेंगे कि जिस क्रिया शब्द में, जिस क्रिया यानी कि सॉरी जो मुख्य क्रिया में साथ क्रिया बनकर आती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जब जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती हो, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती हो। इसका अगर ट्रिक देखेंगे, इसका एक जुगाड़ बताएं हम, इसका एक जुगाड़ बताएं पहचानने का। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि लास्ट में क्या लगा रहना चाहिए जिसमें हम पहचान ले। तो इसमें लगा होगा अंत में, इसके अंत में लगा होगा, इसके अंत में लगा रहना चाहिए, अंत में रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, चुका था, है ना, चुका था, चुके थे, फिर होगा या होगी, है ना, बहुत सारा होगा, होगा या फिर होगी। तो ये सारे वर्ड जब अंत में आएंगे ना, इत्यादि, ये सारे वर्ड जब अंत में आएंगे तो समझ जाएंगे कि वो क्या हमारा सहायक क्रिया है। तो ये वर्ड तो है जो किसी सेंटेंस का सहायक बन रहा है। तो अंत में क्या होगा कि अंत में रहा था, रहे थे, चुका था, चुकी थी, होगा या होगी इत्यादि लगा रहे, तो उसी को हम कहेंगे क्या? उसी को कहेंगे सहायक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि वह जाग रहा होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे कि वह जाग रहा होगा। तो यहाँ पे रहा होगा ये वर्ड आया, यानी कि ये कहा गया, ये अगर रहा होगा वाक्य मिटा दे कि वह जाग, सेंटेंस पूरा है ना, ये तो अधूरा है कि वह जाग, क्या जाग, किसको जाग, कौन जाग, वह जाग। लेकिन अगर लगा दिए कि रहा होगा यानी कि वह जाग रहा होगा, अभी तक जाग रहा होगा, रात के अंधेरों में अगरबत्ती के रोशनी में पढ़ रहा होगा, तो वह जाग रहा होगा, तो अंत में ये वर्ड लगाए तो इसे हमारा ये क्रिया जो सहायक क्रिया इसमें मदद कर गया। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा, बाजार वगैरह, वह जा रहा होगा। तो इसमें भी रहा होगा वर्ड आया, यानी कि जो सेंटेंस में लास्ट में आ जाए रहा होगा, रहा था, रहे थे, चुका था, वह जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे, है ना। तो रहा था, रहे थे, चुका था, चुके थे, चुके होंगे, होगा, होगी, ये सब अगर वर्ड आया अंत में तो उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। इसका जुगाड़ क्या है कि अंत में रहा था, रहे थे, चुका था, चुकी थी, ढकना था, है ना। तो जितना भी वर्ड आएंगे लास्ट में उसको कहते हैं हम सहायक क्रिया। ये हो गए प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और सहायक और संयुक्त, ये हो गए 5। अब जो हम पढ़ेंगे, अब लगभग 4 से 5 पढ़ेंगे, वो कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं होंगे लेकिन आपके जानकारी के लिए।
इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ेंगे। जैसे कितना टाइम है ड्यूरेशन टाइम का, 1 घंटा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम 10 मिनट या 15 मिनट और खींचेंगे तब तक ले लेंगे। हालांकि मोबाइल भी हिट हो जाता है बनाते बनाते, तो ज्यादा नहीं है। मुख्य जानकारी है 4 से 5 और होंगे। जैसे पहला है सामान्य क्रिया। पहला क्या है, तो सामान्य क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया। अब ये मुख्य नहीं होंगे, तो सामान्य क्रिया किसे कहेंगे, तो सामान्य क्रिया तो एकदम सिंपल में होगा। सहायक देख लिया आपने, लास्ट में जुड़ता होगा। संयुक्त यानी कि मिक्स होगा, 2 से 2 या 2 से अधिक क्रिया। और ये है सामान्य। सामान्य यानी कि बहुत सिंपल, एकदम जिस क्रिया में सिर्फ, जिस शब्द में सिर्फ एक क्रिया होगा, जिस शब्द में सिर्फ एक क्रिया पद हो, इसको डिफिनेशन लिखेंगे कि जिस शब्द में एक क्रिया पद हो, एक क्रिया पद हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम संयुक्त सामान्य क्रिया कहेंगे, एकदम नॉर्मल क्रिया। तो इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे, एकदम नॉर्मल क्रिया, सामान्य क्रिया कि वह नाचता है। एग्जांपल में एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे कि वह नाचता है, एकदम पूरा सिंपल सा एग्जांपल कि वह नाचता है। तो एग्जांपल देख के भी लग रहा होगा कि हाँ वेरी सिंपल है कि वह नाचता है। क्या करता है, नाचता है, तो नाचना क्रिया हो गया हमारा, जिसमें एक क्रिया पद हो। एक क्रिया तो पद है, वह क्या है, वह तो ये सर्वनाम है, और है तो ये तो भर्व यानी कि क्रिया अति इसके साथ ये लगा हुआ है। तो केवल इसमें एक क्रिया पद हो, नाचना, कि वह नाचता है ना, वह जाता है, वह खाता है ना। ये सिंपल सा वर्ड रहेगा कि वह खाता है, वह नाचता है, वह खाता है, वह जाता है, वह दौड़ता है, वह गया, वह आया, ऐसा बहुत सारा हो जाएगा क्रिया। वह गया यानी कि कहीं भी गया होगा तेल लेने, वह गया, वह आया, वह आया है ना, वह गया, वह आया, वह नाचता है, वह खाता है। जिसमें एक क्रिया का वर्ड हो उसे को हम कहते हैं सामान्य क्रिया। ये आपके जानकारी के लिए। नेक्स्ट चलेंगे हम कृदंत क्रिया। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया क्या होती है कि किसी मूल क्रिया में, जब मूल धातु ना होकर के, जब मूल धातु छोड़ के अन्य प्रत्यय लगा हो, और इसके अंत में एक जुगाड़ भी है इसका कि इसके अंत में ना नहीं आएगा, ना वर्ड जो है वो नहीं आएगा। माइक जल रहा है ना, हाँ, ना वर्ड नहीं आएगा, यानी कि जो मूल धातु क्रिया ना। अच्छा सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं, मूल धातु तो नहीं, जिस क्रिया के अंत में लिखिए आप कि जिस क्रिया के अंत में, हम पूरा लिखते आए हैं अपना ही भाषा में, तो इसको क्यों छोड़ दे। जिस क्रिया के अंत में ना प्रत्यय नहीं लगा होगा, जिस क्रिया के अंत में ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कृदंत क्रिया। उसी को क्या कहते हैं हम, कृदंत क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या देखें कि वाक्य के अंत में ना नहीं होना चाहिए। जैसे कि वह कल रांची जाएगा, आप भी कहीं भी ले लीजिए कि वह कल रांची जाएगा, उसका एग्जाम है, तो वह कल रांची जाएगा। तो अंत में क्या आएगा हमारा, अंत में क्या आया कि गा, अंत में क्या आया वर्ड गा, यानी कि ना नहीं लगना चाहिए। वाक्य के अंत में ना नहीं लगना चाहिए, समझिए कि वो क्या है, कृदंत क्रिया है। इसको पहचानने का यही ट्रिक है कि अंत में ना नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में और कुछ पूछे कि वह क्या पूछे, राम, एग्जाम्पल में कि राम दौड़ता होगा, श्याम खाता होगा, है ना, श्याम खाता होगा। तो ये सारे जो क्रिया है वो एकदम कृदंत क्रिया है, यानी कि लास्ट में अंत में ना एबे नहीं करेगा, हमेशा अधिकतर देखिएगा कि गा वर्ड आएगा। तो इसका एक जुगाड़ लिख लीजिएगा कि वाक्य के अंत में ना नहीं आएगा। इसका एक जुगाड़ है कि वाक्य के अंत में ना नहीं आना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य के क्रिया में अंत में ना नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट है सजातीय क्रिया। अब ये क्या होती है सजातीय क्रिया
तो ये सजातीय, ये जो सजा वर्ड लिखा है ये समझ के आप समझ गए होंगे कि सजातीय क्रिया क्या होती है ना। कि अब इसको भी वाक्य के अंत में चेक करना है, क्या लगाकर चेक करना है, वाक्य के अंत में चेक लगा करना है कि इस क्रिया के अंत में लगभग एक जैसा वर्ड होगा। सजातीय यानी कि सजातीय का नाम ही है सजना, सजातीय का नाम है किसी वाक्य को सजा सजा के लिखना और अंत में ऐसा सजाना कि उसको बोलने में भी अच्छा लगे। जैसे इसका अगर परिभाषा देख ले तो क्या देखेंगे कि जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंत में एक जैसे हो, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, बस थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है, एक दो और होगा। प्रयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या लिखेंगे, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अंत में, प्रयुक्त क्रिया के अंत में एक जैसे वर्ड, एक जैसे शब्द दिखाई दे या फिर प्रतीत हो, दिखाई दे, तो उसी को हम कहेंगे क्या, सजातीय क्रिया। इसका एग्जांपल में लिखेंगे कि एग्जांपल में क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखते हैं कि राधा मीठी, क्या लिखेंगे, राधा मीठी बोलियां, राधा मीठी बोलियां बोली, तो राधा मीठी बोलियां बोली, कौन बोली, तो राधा बोली। तो ये जो बोलना और बोलना वर्ड हो गया ना, ये जो बोलना और बोलना दोनों एक ही जाति का है, तो बोलना ये हो गया हमारा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, को जिस वाक्य के अंत में एकदम सेम वर्ड मिलेगा, बोलना। अगर एग्जांपल में देखेंगे और कि मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने चढ़ाई चढ़ी, बहुत सारा है कि मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, मोहन ने कुछ भी लिख सकते हैं आप, चढ़ाई भी चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, तो ये पढ़ाई पढ़ना, तो दोनों राइमिंग वर्ड जैसा लग रहा है, पढ़ाई पढ़ना। फिर राम ने हमारे यहाँ का सिलवार पहाड़ चढ़ी, राम ने चढ़ाई चढ़ी, पहाड़ चढ़ी नहीं, चढ़ाई चढ़ी, दोनों वर्ड एक जैसे लगना चाहिए ना, चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ना, पढ़ाई पढ़ना, बोलियां बोलना, ये सब जो अंत वाले वर्ड है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या कहते हैं कि वाक्य के अंत में एक जैसा वर्ड प्रतीत होगा, पढ़ाई पढ़ना, चढ़ाई चढ़ना, बोलियां बोलना, तो बोलना है ना, तो वाक्य के अंत में एक जैसा। एक और होगा अनुकरणात्मक, ये अंतिम होगा आज का। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है कि ये ध्वनियों से उत्पन्न होती है, जैसे ध्वनियों का जो अनुकरण होता है ना, उससे ये रिलेटेड है, आवाज से, जैसे ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया। इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे कि ध्वनियों से बनने वाली क्रिया, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल में है जैसे अगर भेड़ बुला रही है, भेड़ अगर क्या करती है, भेड़ मिमियाती है, तो मिमियाना, हमेशा ये आवाज होगा, मिमियाना है ना। कोई कुछ कौवा वगैरह गया, मुर्गी वगैरह मर जाती है, तो वो क्या करती है, फड़फड़ाती है, फड़फड़ाना, फटफटाना। ठंडा, अभी ठंड है, आप नहाने जाइएगा तो थरथराइएगा, थरथराना। तो ये हमेशा ना वर्ड जो ध्वनि निकलेगा ना उससे रिलेटेड होता है। फिर थरथराना, फटफटाना, मिमियाना, है ना, उसी प्रकार से समझो। जैसे अगर आप सुबह सुबह उठते होंगे, गांव में रहते हैं, तो चिड़िया का आवाज सुनते होंगे, चहचहाना, फड़फड़ाना, मिमियाना, तो जितने सारे आवाज है वो कितने आते हैं अनुकरणात्मक क्रिया में। अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगा, एकदम शॉर्ट परिभाषा, कि ध्वनियों से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मिमियाना, फड़फड़ाना, थरथराना, चहचहाना, है ना, थरथराना, थपथपाना, किसी को थापे मार दिए, थपथपाना,
थपथपाना। फिर अगर मधुमक्खी पेड़ के नीचे चल गए तो मधुमक्खी कैसे करती है? भिन भिनाना। मक्खी या फिर मधुमक्खी भिन भिनाना। तो ये सारे वर्ड जो हम ईटीसी लिखेंगे क्योंकि हम नहीं लिख पाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया ड्यूरेशन, फोन कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। तो मिमियाना, फड़फड़ाना, थरथराना, चहचहाना, थपथपाना, भिन भिनाना, ये कौन सा हो गया? तो ये होता है अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये इधर जो 4 से 5 पढ़े ये मुख्य नहीं है, हालांकि ये जानकारी के लिए है, आपके जानकारी के लिए। कहीं भी पूछ दे कि ये कौन सी क्रिया है तो आप चुप हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है ना। तो ये हो गया क्रिया का एकदम संयुक्त चैप्टर, एकदम फुल डिटेल। केवल क्रिया के 2 भेद, सकर्मक अकर्मक नहीं, एकदम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, आसमान से लेकर जमीन तक, पूरा क्रिया का फुल चैप्टर। इससे आगे यार हमको तो नहीं लगता कि एग्जामिनर इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी अंदर डाले आपसे बाहर वो नहीं जाएगा जितना आप जानते हैं। ठीक, अब इसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न है, आइए वो सबको देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए? हमने बताया था ना क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं, और धातु किसे कहते हैं? तो प्रत्यय या ना लगाकर। आप सभी अभी पढ़ के आए हैं कि प्रत्यय ना लगा या सॉरी हाँ ना लगाकर, ना लगाकर, प्रत्यय ना लगाकर जो वर्ड बनाते हैं, जैसे दौड़, दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना, है ना, बराबर क्या होता है? दौड़ना। तो ये प्रत्यय हमारा जो ना लगता है उसी को हम कहते हैं क्रिया के मूल धातु। मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों का रेखांकित पदों का क्रिया भेद पहचान कर किया। अच्छा, मतलब ये रेखांकित पद है। मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है। मधुकर ने पत्र पढ़ लिया, बोला कि कौन सी क्रिया है? मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया अपने काम ना करके दूसरे से काम करना, प्रेरणा करना यानी कि दूसरे से काम कराना, ये तो है नहीं। सामान्य क्रिया ये हम कह सकते हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया बात प्लस याना बराबर बतियाना, लात प्लस याना बराबर लतियाना, गारी प्लस याना बराबर गरियाना, तो ये तो होगा नहीं नाम धातु। अब होगा 2 संयुक्त क्रिया या सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या बताते हैं डिफिनेशन? 2 या 2 से अधिक क्रिया जो मिलकर बनती है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो मधुकार ने पत्र पढ़ लिया, एक पढ़ना एक लेना, लिया यानी कि लिया तो ये क्रिया नहीं है कि पढ़ना और लेना, तो इसको हम कहेंगे सामान्य क्रिया की कैटेगरी में रखेंगे, संयुक्त क्रिया के नहीं। संयुक्त में 2 या 2 से अधिक, तो एक जो पढ़ना है, ये जो पढ़ना है तो वो तो हो गया क्रिया, बाकी और क्रिया है क्या? लिया ये क्रिया थोड़ी नहीं है, पत्र ये क्रिया है थोड़ी नहीं है। तो मधुकार ने पत्र पढ़ लिया सिंपल है यानी कि सामान्य क्रिया, एकदम नॉर्मल भाषा में। नेक्स्ट, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ओहो, ये वर्ड काहे लिखते हैं, एकदम दिल टूट जाता है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो ये जो दुखाना वर्ड है, सॉरी ये जो दुखाना वर्ड है इसमें कौन सी क्रिया है? दुखाना, किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल बहलाना, किसी दिल के साथ खेलना, गटर मस्ती करना, तो वो नाम धातु क्रिया होगी। बात प्लस याना बराबर बतियाना, दुख प्लस याना बराबर दुखाना, हाँ ये हम बोल सकते हैं। ये तो उस टाइम बोलना ही भूल गए कि दुख में अगर प्रत्यय याना लगाकर हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा दुखाना, दुखाना, दुखाना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि नाम धातु क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक, किसी दूसरे से काम कराना कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो ये तो हम कर रहे हैं, ये तो होगा नहीं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसी के वर्ड में आएगा, रहा था, रही थी, रहे होंगे, ये तो है नहीं, ये भी नहीं। और संयुक्त क्रिया 2 से अधिक क्रिया, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका पहला ही आंसर हुआ नाम धातु क्रिया, है ना, दुखाना। नेक्स्ट चौथा, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? सकर्मक क्रिया के कितने भेद, सॉरी क्रिया के कितने भेद? 2 भेद, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक के कितने भेद? 2 भेद। अकर्मक द्विकर्मक, द्विकर्मक के कितने भेद? 2 भेद। गौण क्रम मुख्य क्रम, तो द्विकर्मक के कितने भेद? 2 भेद, गौण क्रम और मुख्य क्रम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया में होता क्या क्या होता है? प्रथम क्रिया अप्राणी होता है, द्वितीय क्रिया प्राणीविची होता है। अप्राणी और प्राणीविची मतलब कहने का मतलब अप्राणी यानी कि निर्जीव, सजीव और निर्जीव, यानी कि प्रथम कार्य जो है वह निर्जीव होता है, दूसरा कार्य सजीव होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक, उसी से आप ये प्रश्न बना देंगे। जैसे माँ ने नहाकर रोटी बनाई। माँ ने नहाकर रोटी बनाई, तो माँ ने नहाकर
रोटी बनाई तो माँ ने क्या की, तो माँ ने पहले नहाया, है ना, पहले क्या काम किया, तो नहाया। कौन नहाया, माँ। तो माँ कौन क्या हो गया, माँ सजीव हो गया निर्जीव होगा, तो माँ तो निर्जीव होगी ना। तो प्रथम क्रम प्राणीवाची होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाची होता है, द्वितीय क्रम अप्राणीवाची। जैसे नहाकर रोटी बनाना, तो पहले नहाया, नहाई उसके बाद रोटी बनाई, तो रोटी बनाना तो क्या हो गया, सजीव हो गया कि निर्जीव, तो बोलेंगे सजीव निर्जीव हो गया, है ना। तो पहला अप्राणीवाची होता है, तो इसका सीधा सीधी आंसर दूसरा ही मारेंगे हम कि प्रथम क्रम प्राणीवाची होता है, द्वितीय क्रम अप्राणीवाची, यानी कि प्रथम क्रम सजीव होता है, दूसरा क्रम निर्जीव होता है ना। तो यही होगा चौथा का आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया क्या है। पूर्वकालिक, पूर्व यानी कि पहले, काल यानी कि समय, तो एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम गाना गाता है, राम गाना गाता है तो ये तो सिंपल क्रिया हो गया। रमेश पढ़ाई करता है, ये भी सिंपल क्रिया हो गया। सीता खाना खाती है, ये भी सिंपल क्रिया हो गया। और 3 छाट लिए, तो चौथा हम आंसर टिक करेंगे कि मोहन नहाकर चला गया, तो पहले नहाया उसके बाद चला गया, कहीं गया होगा। ठीक, चौथा। छठा, माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, किससे मंगाया, पिताजी से, तो ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, किससे मंगाया, पिताजी से, तो अपने काम ना करके दूसरों से काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट 7वां, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, जो हम एग्जाम्पल दिए वही साला मिल रहा है सब। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते, किसको पढ़ाते हैं, छात्र को। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। और क्या किसको अगर दोनों से जवाब मिले तो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या और किसको दोनों से जवाब मिले उसको कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्या या किसको, क्या या किसको दोनों से जवाब मिलने पर, दोनों से जवाब मिलने पर, दोनों से जवाब मिलने पर उसको क्या कहते हैं, हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, तो ये 2 वर्ड है ना, तो हो गया 7वां का डी। नेक्स्ट 8वां, हथियाना, चिकनाना, बतियाना, ये कौन सा क्रिया है, बात प्लस याना बराबर बतियाना, उसी को तो कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होगी, बात प्लस याना बतियाना, लात प्लस याना लतियाना, हाथ झापड़ प्लस याना झपड़ाना, है ना। नेक्स्ट 9वां, राम सो रहा है, तो राम सो रहा है तो सोने दो, उसको क्यों जगाएं, जगाओ, क्लास हो रहा है अभी। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो राम सो रहा है, तो क्या होगा, अगर सवाल पूछेंगे क्या सो रहा है, जवाब मिला ना, अकर्मक होगा। चलिए हम सकर्मक काट देते हैं, अकर्मक। प्रेरणार्थक किसी दूसरे से काम कराना, हटाइए। द्विकर्मक अकर्मक, द्विकर्मक में क्या और किसको से जवाब मिलना चाहिए, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, जवाब मिल रहा ना, यानी कि हमारा सीधा सीधे हो जाएगा अकर्मक। जब जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 10वां, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है, यानी कि रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि इसका 2 काम हुआ, पहला काम चाय पीना, दूसरा काम बैठ जाना। तो पहला काम चाय पीना, दूसरा काम बैठ जाना, तो पहला काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना, उसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पहला काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करना। नेक्स्ट 11 नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये रहा आज का क्रिया चैप्टर, एकदम खत्म, जड़ से बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो हम बोल सकते हैं एकदम फुल डिटेल था इसमें, पूरा क्रिया चैप्टर समाप्त। अगर आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगता होगा तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।